साल 1852 स्पेन में एक देहाती चिकित्सक के घर लड़का पैदा हुआ। बाबूजी ने सोचा था लड़का आज्ञाकारी होगा, लेकिन वो बड़ा हुआ तो बगावती तेवर दिखाने लगा। उसमें टीनेजर्स वाला टिपिकल विद्रोह भरा पड़ा था। एक दिन डॉक्टर साहब ने अपने लौंडे को लाइन पे लाने का प्लान बनाया और उस बालक को काम पे लगवा दिया गया। कभी वो लड़का जूते बनाने वाले से काम सीखता, कभी नाई की दुकान पे बाल काटने का हुनर समझता रहता। लेकिन डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए कि उनका लौंडा थोड़ा अलग टाइप का है। एक दिन वो लड़का निकल गया आर्टिस्ट बनने। वो विजुअल एस्थेटिक्स के प्रति बहुत सेंसिटिव था और उसने इन दृश्यों को कैनवास पर छापने का हुनर भी सीख लिया। उसकी यही कलाकारी, यही विजुअल सेंस आगे चलकर विज्ञान के जगत में हलचल मचाने वाले थे। इस कलाकार ने दिमाग की सबसे बुनियादी इकाई खोजी, उसे अपनी ड्राइंग से रूप दिया और न्यूरोसाइंस की दिशा बदल गई। इस स्पेनिश कलाकार और साइंटिस्ट का नाम है सैंटियागो रामोन कखाल। लिखते हैं कजाल, लेकिन बोलते कखाल हैं। स्पेनिश है भाई, कहाल भी बोल सकते हैं, अपने को नहीं आती है, कोई लोड नहीं है, बस तुम काजल मत भूलने लग जाना यार। बहरहाल किशोर अवस्था में कखाल ने बेहतरीन ड्राइंग्स बनाई। वो बहुत जगह भटका, उसने बहुत कुछ सीखा। कभी फिलॉसफी में उसकी रुचि जागी, कभी जिम्नास्टिक्स में, लेकिन अल्टीमेटली उसे अपने पापा की तरह मेडिसिन की पढ़ाई करनी पड़ी। मेडिसिन से ग्रेजुएट हुआ तो देश युद्ध में फंसा था। उसको सेना में भर्ती करके क्यूबा में लड़ने भेज दिया गया स्पेन की तरफ से। लेकिन क्यूबा जाकर कखाल अचानक बहुत बीमार पड़ गया और उसे वापस स्पेन भेज दिया गया। क्यूबा जाने से पहले उसके पापा एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए थे देहाती मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के बाद। इसलिए 23 साल की उम्र में कखाल भी उस यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी का प्रोफेसर बनता है। एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान। फिर 25 साल की उम्र में कखाल ने अपनी बचत की पैसे से एक माइक्रोस्कोप खरीदा और वो प्रकृति की सबसे महीन कलाकारी को इस माइक्रोस्कोप से निहारने लगा। उसने बारीकी से बायोलॉजिकल बॉडी में सेल्स को देखा। कखाल से 200 साल पहले ही सेल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। ये मालूम था कि जैविक शरीर कई सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन दिमाग और उससे जुड़े सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है। लोगों को इतनी समझ थी कि दिमाग से ही बॉडी के हर एक ऑर्गन को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन दिमाग और बॉडी के बीच ये कनेक्शन कैसे होता है, दिमाग माइक्रोस्कोपिकली कैसे बना है, उसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी तब साइंटिस्ट। आज से 150 साल पहले तक ये समझा जाता था कि दिमाग से शरीर के बीच जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूअस नेटवर्क है, लगातार है, लगभग वैसा ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाले वायर्स का नेटवर्क होता है एक श्रृंखला में। लेकिन कखाल को अपनी खोजबीन से पता चला कि दिमाग और उसका ये नेटवर्क कई स्पेशल टाइप के सेल्स से बना हुआ है। ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं जो एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। कखाल ने दिमाग और न्यूरॉन्स के इस नेटवर्क को कुछ ड्राइंग्स में उकेरना शुरू कर दिया और उस साइंटिस्ट की कलाकारी से मस्तिष्क के विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस को नई दिशा मिल गई। यार अपने दिमाग में ना बहुत कुछ हलचल होती है। करीब 200 सालों से वैज्ञानिक इस हलचल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह समझ चुके हैं साइंटिफिकली, लेकिन कखाल जैसे वैज्ञानिकों की मदद से अब तक हमने इसके बारे में जो जानकारी जुटाई है वो हमारे बहुत काम की है। इस जानकारी से हमें मानव मस्तिष्क और इससे पूरे शरीर में फैली प्रणाली की बहुत बेहतर समझ हासिल हुई है। इसी समझ के आधार पर मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए और आज इसी समझ के आधार पर एक नायाब टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI शॉर्ट में बोलते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक मनुष्यों में जो चिप लगा रही है वो इसी BCI टेक्नोलॉजी का नतीजा है। न्यूरालिंक के बहाने हम BCI को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हैंस बर्जर और 100 साल पुरानी ब्रेन रीडिंग मशीन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी EEG की कहानी जानी। हमने समझा कि कैसे EEG से शुरुआती ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनते हैं। और आज 100 साल बाद इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जो चिप बना रही है वो EEG से वैसे तो बहुत अलग है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये टेक्नोलॉजी एक ही तरीके से काम करते हैं। ये टेक्नोलॉजी जिस न्यूरोसाइंस की बदौलत मुमकिन हुई है वो 150 साल पहले स्पेनिश साइंटिस्ट कखाल की कलाकारी से अस्तित्व में आई। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन और न्यूरोसाइंस की वो कौन सी बुनियादी समझ है जो इस टेक्नोलॉजी को कामयाब बनाती है। इस कंसेप्चुअल वीडियो में हम न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स की हरकतों पर प्रकाश डालेंगे। आपने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि इसके दिमाग में कुछ गणित चलती रहती है, ये जब देखो तब हिसाब ही लगाता रहता है, जल्दी डिसीजन लेना क्या कैलकुलेट कर रहा है। हमारे ब्रेन को बोलचाल की भाषा में गणित, गणना, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन वाले हिस्से की तरह देखा जाता है और ठीक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसा बहुत कुछ होता भी है। इसलिए किसी का दिमाग पढ़ना आसान काम नहीं है। ब्रेन रीड करने के लिए सामने ऐसी चीज होनी चाहिए जो गणित, गणना और कैलकुलेशन जैसी चीजों में इतनी ही तेज हो। आज से 100 साल पहले मनुष्यों ने कुछ ऐसी ही तेज तर्रार लॉजिकल मशीन्स बनाने की दिशा में काम किया।
इन मशीन्स को, इन कंप्यूटेशन करने वाली मशीन्स को कंप्यूटर्स कहते हैं। कंप्यूटर्स के आविष्कार के साथ ही इन्हें दिमाग से जोड़ने के तरीके भी खंगाले जाने लगे। करीब 100 साल पहले ही ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI, ये कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिन्हें दिमाग में लगाकर उसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सके या कंप्यूटर से दिमाग को रीड किया जा सके। हम कुछ वीडियोस की सीरीज में इन्हीं के ऊपर विस्तार से बात कर रहे हैं, लेकिन इन डिवाइसेस को समझने के लिए ह्यूमन ब्रेन की बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है। इसलिए BCI टेक्नोलॉजी से पहले हम बहुत संक्षेप में ह्यूमन ब्रेन, नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे। देखो, अपन अपनी बॉडी को ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो अलग अलग अंग हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, वो किसी सेना की अलग अलग टुकड़ियां हैं, और हमारा जो दिमाग है वो इस सेना का कमांड हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर से निर्देश के मुताबिक सेना के अलग अलग हिस्से अपना काम करते हैं और हेडक्वार्टर इन टुकड़ियों से लगातार इनपुट भी लेता रहता है। मतलब हेडक्वार्टर को भी सेना की जमीनी स्थिति का पता होना चाहिए ना, ताकि वो उचित फैसले ले सके। तो हमारा दिमाग भी शरीर के अलग अलग हिस्सों से सेंसरी इनपुट लेता रहता है और ये सभी अंग हमारे ब्रेन का कमांड फॉलो करते हैं। मोटे तौर पर ये ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग है हमारी बॉडी की। वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अंग्रेजी में ऑर्गन्स से बना है। ऑर्गन्स मतलब अंग, तो यार मतलब जहाँ ऑर्गन से वहाँ ऑर्गेनाइजेशन तो देखने को मिलेगा ही। अब आप देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कमांड हेडक्वार्टर का अलग अलग टुकड़ियों के लगातार संपर्क में रहना बहुत जरूरी है, तभी पूरी सेना दुरुस्त ढंग से काम कर पाएगी। इसी तरह ब्रेन और दूसरे बॉडी पार्ट्स के बीच बहुत तेज और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, वरना हाथ आग में है और दिमाग को पता नहीं, उसके जलने के बाद पता चल रहा है कि वो आग में जा रहा है, फिर दिमाग इसको हटाने का कमांड दे रहा है, तो हो गया खेल। ये एक्सीडेंट से हुआ था, मजाक कर रहा हूँ। हमारी बॉडी में ऐसे फैसले बिजली की रफ्तार से अमल में लाए जाते हैं, वो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन की एक जबरदस्त व्यवस्था मौजूद है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, बिजली, विद्युत ऊर्जा, और इसी बिजली के सहारे ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की टेक्नोलॉजी काम करती है। अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये ब्रेन बॉडी सिग्नल्स कैसे ट्रैवल करते हैं, तभी आपको समझ आएगा कि इन सिग्नल्स को बाहर से मशीन से या कंप्यूटर्स के जरिए कैसे डिकोड किया जा सकता है। देखो, हमारा ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन नेटवर्क या नर्वस सिस्टम की जो सबसे बुनियादी इकाई होती है उसको कहते हैं न्यूरॉन। दिमाग में खूब सारे न्यूरॉन्स भरे होते हैं और दिमाग से शरीर के कोने कोने तक इन न्यूरॉन्स का जाल फैला हुआ है। ये न्यूरॉन्स स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, संचार, कम्युनिकेशन, दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल्स का ट्रांसफर करना। कई न्यूरॉन्स एक जटिल श्रृंखला में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये खुद कहीं मूव नहीं करते, लेकिन इनसे होते हुए वो सिग्नल्स मूव करते हैं। जैसे बिजली के तारों में तार कहीं मूव नहीं करता, लेकिन वो जरिया है करंट के फ्लो होने का। ऐसा ही काम न्यूरॉन्स का नेटवर्क करता है हमारी बॉडी में। लेकिन न्यूरॉन्स मेटल के तारों जैसे नहीं होते सिंपल, इनमें सिर्फ बिजली नहीं बहती, इनमें केमिकल्स का भी बहुत बड़ा लोचा होता है। हर न्यूरॉन एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट होता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि हर न्यूरॉन में एक तरफ से कुछ केमिकल्स रिसीव हो रहे हैं, इसमें बिजली पैदा हो रही है, और तत्पश्चात दूसरे छोर से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अब यहाँ हल्की सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अपन इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जब अगली बार आप डॉक्टर साहब के पास जाओ तो वो आपको थोड़ा सीरियसली लें। हम एक न्यूरॉन पर जूम इन करके उसकी पेचीदगी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं न्यूरॉन में जिस केमिकल के लेन देन की बात कर रहा हूँ, उन खास किस्म के केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरॉन्स से संबंधित केमिकल्स जो सिग्नल के ट्रांसमिशन का काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। जैसे आपने एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं डोपामीन, जो प्लेजर, सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। ये डोपामीन हैबिट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आपको दोबारा करने का मन करे, तो वो डोपामीन के कारण होता है। शरीर में नेचुरली खाना खाने से डोपामीन रिलीज होता है, सेक्स करने से डोपामीन रिलीज होता है, गेम खेलने से होता है, अच्छी वीडियोस देखने से डोपामीन रिलीज होता है। कोई भी एक्टिविटी जो अच्छी लगे, दोबारा करने का मन हो, वो डोपामीन के कारण होता है। जो लोग नशे करते हैं या किसी तरह की बुरी लत लगा बैठते हैं, उनका ये डोपामीन वाला सिस्टम हैक हो जाता है। सुट्टा, दारू, गांजा, पॉर्न, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, इन सब में भर भर के डोपामीन रिलीज होता है। इसलिए आपको लत लग जाती, कई बार आप ना चाहते हुए भी ये काम करते हैं। ये डोपामीन तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है ऐसे केमिकल्स का। ऐसे कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनके जरिए न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अभी अपन को ये समझना है कि इस दौरान बिजली कहाँ पैदा होती है। जनरली न्यूरॉन्स के दो छोर होते हैं। एक तरफ से ये डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, इस छोर को डेंड्राइट कहते हैं, और दूसरा छोर जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, उस एंड को एक्सॉन कहते हैं। लगभग हर न्यूरॉन में यही काम होता है। डेंड्राइट से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं और एक्सॉन से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज होते हैं, और इन दोनों के बीच बिजली पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी न्यूरॉन का डेंड्राइट छोर पर्याप्त मात्रा में किसी खास तरह के न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव करता है, तो न्यूरॉन्स के बीच में चार्ज्ड केमिकल्स या आयन्स फ्लो होते हैं। इसके नतीजतन यहाँ इलेक्ट्रिक वोल्टेज पैदा होता है।
इस वोल्टेज को न्यूरोसाइंस की भाषा में एक्शन पोटेंशियल या स्पाइक कहते हैं। इसी को नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। न्यूरॉन्स में इसी बिजली के पैदा होने की घटना को न्यूरॉन्स का फायर होना भी कहा जाता है। आप अक्सर सुनेंगे न्यूरॉन्स आर फायरिंग, वी आर डिटेक्टिंग स्पाइक, देयर इज सम एक्शन पोटेंशियल। ये सब ना एक ही चीज के बहुत सारे नाम हैं। एक्शन पोटेंशियल, स्पाइक, इम्पल्स, फायर, सबका आशय है न्यूरॉन्स की बिजली जो वहां पैदा हो रही है। मुद्दे की बात यह है कि जब किसी न्यूरॉन में पर्याप्त मात्रा में एक्शन पोटेंशियल या स्पाइक पैदा होता है तो न्यूरॉन अपने एक्सॉन के छोर से दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है। फिर इस न्यूरॉन से निकले न्यूरोट्रांसमीटर्स इससे कनेक्टेड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाते हैं। उस दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल पैदा होता है, फिर वो न्यूरॉन फायर होता है, फिर उसका एक्सॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है और ऐसे करके ये चेन आगे बढ़ती जाती है न्यूरॉन्स की फायर होने की। रिले रेस के जैसा है, एक जन बैटन लेके दौड़ रहा है, बैटन दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर रहा है, फिर वो दौड़ रहा है, फिर वो आगे बढ़ा रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्टिविटी से ब्रेन और बॉडी के बीच में सिग्नल्स का ट्रांसफर होता रहता है। ये ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है और इसकी शुरुआत हमारे ब्रेन में ही होती है। कमाल की बात यह है कि न्यूरो साइंटिस्ट लोग पिछले 100 सालों में दिमाग को कायदे से स्टडी कर चुके हैं। शरीर की अलग अलग एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग ब्रेन के लिए अलग अलग हिस्सों में न्यूरॉन्स फायर होते हैं। वैसे पूरा दिमाग और शरीर एक यूनिट की तरह मिलकर काम करता है, लेकिन दिमाग में मोटे तौर पर अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं। जैसे विजन के लिए दिमाग में अलग हिस्सा इंगेज होता है जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। ऐसे ही मोटर कॉर्टेक्स होता है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इनके अंदर भी न्यूरॉन्स अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए फायर होते हैं। जैसे ये हाथ उठाने के लिए अलग फायर हुए, ये हाथ उठाने के लिए अलग हिस्से में फायर हो रहे होंगे। ये मोटर कॉर्टेक्स का मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर अपन पूरे शरीर को पिक्चर से हटा दें, अब अगर अपने पास सिर्फ किसी का दिमाग दे दिया जाए स्टडी करने के लिए और उसके अलग अलग हिस्सों में न्यूरॉन्स की फायरिंग का हमें अंदाज़ा हो किसी तरह, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि शरीर के किस एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग ये न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं। लेकिन चच्चा, दिमाग तो बहुत मोटी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रखा है, तो फिर अपन लोग बाहर से न्यूरॉन की फायरिंग का कैसे पता लगाएं? तो बेटा, सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके यूट्यूबर थोड़ी बन रहे हैं, कुछ तो इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। ऐसा है कि पिछले 200 सालों में अपने चाचा लोगों ने इलेक्ट्रिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत तरक्की कर ली है। मशीनें भी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, सेंसर उनसर सब लगा दिए हैं। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि न्यूरॉन्स की इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उन एक्शन स्पाइक्स को डिटेक्ट करके उनका फायरिंग पैटर्न डिकोड करके दिमाग के संदेशों की जासूसी कर सकते हैं। और इसी जासूसी करने वाली टेक्नोलॉजी का नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI। वीडियो खत्म करने से पहले हम दोबारा वहां चलते हैं जहां से न्यूरॉन्स की कहानी शुरू हुई थी। कलाकार साइंटिस्ट कखाल ने न सिर्फ नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स से जुड़ी बुनियादी रिसर्च की नींव रखी, बल्कि उसकी बहुत खूबसूरत ड्राइंग्स भी बनाई। उन्हें अपने इस काम के लिए, विज्ञान की दुनिया में इस योगदान के लिए साल 1906 का नोबेल प्राइज मिलता है आगे चलकर। एक अजीब इत्तेफाक की बात यह है कि कखाल को यह नोबेल प्राइज अपने वैचारिक विरोधी गोल्जी के साथ शेयर करना पड़ा था। उनका और गोल्जी का विवाद क्या था और न्यूरॉन डॉक्ट्रिन की कहानी क्या थी, वो बहुत दिलचस्प है। उसे अलग किसी वीडियो में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे आपको न्यूरॉन्स और बेसिक न्यूरोकेमिस्ट्री के बारे में बताना था, ताकि हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की वर्किंग समझ सकें, उस कहानी को आगे बढ़ा सकें। ये मेरा स्वार्थ। और ये जो टी शर्ट हमने पहनी है, इसको आप मर्ज स्टोर से ले सकते हैं, आपको पूरी नहीं दिख रही होगी। अभी इसकी बीटा टेस्टिंग टाइप की हम कुछ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने इसकी क्वालिटी, प्रिंट वगैरह की पूरी चेकिंग की है और बढ़िया है सब। अभी आप में से कुछ लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चूंकि शुरुआत है तो हम इसे सबसे कम प्राइस में अवेलेबल कराएंगे। कुछ 101 ऑर्डर्स के बाद हम इसे अभी के लिए रोक देंगे, फिर इसे सही से बढ़िया से लॉन्च करेंगे, सब फुल एंड फाइनल करके। तो अगर आप इस शुरुआती टोली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करिएगा। और हमारी इस तरफ से तो देखिए सब चंगा है, हमें बढ़िया लग रही है प्रिंट और कपड़े की क्वालिटी, और ये सब एक दो बार धो के भी देख लिया। अब हमें आपके रिव्यूज़ और फीडबैक का इंतजार है। और इस सीरीज के अगले वीडियोस में हम BCI की वर्किंग समझेंगे। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव BCI क्या होता है, इनके काम करने के तरीके, इनके फायदे नुकसान क्या है, स्पेसिफिकली न्यूरालिंक की जो चिप है वो कैसे काम करती है, ये सब अपन समझेंगे अगले एपिसोड में। फिर हम इलॉन मस्क और AI का क्या संघर्ष है, उसकी क्या कहानी है, वो जानेंगे पूरी, क्योंकि यहीं से न्यूरालिंक का जन्म होता है। यहाँ से न्यूरालिंक अस्तित्व में आता है इस संघर्ष से AI के साथ मस्क के। और उसके बाद हम समझेंगे कि 10 सालों में न्यूरालिंक ने इतनी तरक्की कैसे की है। आपकी कोई राय हो, कोई सुझाव हो, सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलेंगे। ये कर ले चुक चरखा गले।